तो वो अपन ने जो लास्ट क्लास की थी उसमें ये दूध कर लिए थे सारे जितने भी थे ना, क्षीर वर्ग, ग्रुप ऑफ मिल्क कर लिया था सारा, दूध के प्रकार कर लिए थे, दूध के गुण, गाय का दूध, अपन ने ये सब कर लिए थे, भैंस का, बकरी का, ऊँटनी का, स्त्री का, हथनी का, भेड़ का, और एक सब मतलब गधी का दूध। अब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे दधी यानी दही के गुण। दूध कंप्लीट कर लिए थे, सही बोल रहा हूँ ना, यहीं से स्टार्ट होगी दही, ठीक है, कर्ड, जो दही होता है ना दूध को जमाते हैं वो, तो उसके क्या गुण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो विपाक और रस, इसका विपाक भी अम्ल होता है और रस भी अम्ल होता है। ग्राही होता है, ग्राही यानी कॉन्सेप्टिव, मतलब एक तरीके से रोक लेता है, मतलब एक तरीके से एक तो होता है लेग्जिटिव, लेग्जिटिव होता है मृत्यु विरेचक, मतलब एकदम विरेचन कराने वाली, ये एक ग्राही मतलब रोकने वाला, एक तरीके से आपके ग्रहण कर लेता है उस चीज, मतलब बॉडी को एक तरह से ग्राही बना देता है ताकि वो लेग्जेटिव ना, लेग्जेटिव के विपरीत काम करता है एक तरीके से, इसको ग्राही को ऐसे समझो लेग्जेटिव के विपरीत। अब देखो गुरु उष्ण वातनाशक होता है, गुरु होता है ये, तभी तो ये अभिसंधि होता है, गुरु होता है तभी तो अभिसंधि होता है, मतलब स्रोतों का अवरोध करने वाला। उष्ण होता है मतलब गर्मी पैदा करता है, और वात ना, वात का नाश करता है। वात का नाश क्यों करता है? क्योंकि ये उष्ण होता है, क्योंकि वात का गुण क्या है? शीत, शीत के अपोजिट काम करता है, तो ये उष्ण, इसलिए ये वातनाशक है। यह मेद, शुक्र, बल, कफ, पित्त, रक्त तथा अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। मेद को बढ़ाएगा, शुक्र को बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ा रहा है। देखो वात का भी नाश कर रहा है और कफ को भी बढ़ा रहा है। अब कफ को क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि ये क्या है, विपाक में और रस में अम्ल है, और मधुर अम्ल लवण क्या करते हैं? कफ को बढ़ाते हैं। एक तरीके से स्निग्धता भी तो रहती है दही में थोड़ी बहुत, इसलिए ये कफ को भी बढ़ाएगा। पित्त को बढ़ाएगा, पित्त क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि अम्ल है इसमें। रक्त तथा अग्नि, रक्त तथा अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। अब अग्नि और रक्त को क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि इन दोनों में भी क्या होता है? पित्त होता है। पित्त यानी अग्नि बढ़ना, रक्त में भी क्या है? आश्रय, आश्रय भाव से पित्त रहता है, पित्त को तो ये बढ़ा ही रहा है, इसलिए रक्त और अग्नि भी साथ में आते हैं। रक्त तथा अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। तो कॉन्सेप्ट समझो, आप कोई भी चीज़ ऐसे होना है क्यों, वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप गुणों पे, वात के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण, ठीक है, उन पर ध्यान दिया करो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। शोध कारक व रुचि कारक होता है। शोध कारक मतलब ईडिमा उत्पन्न करने वाला होता है, और रुचि, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, टेस्टी बना देता है भोजन को, तो ये रुचि, ठीक है, रुचि उत्पन्न करने वाला। रायता खाते हो ना भाई, रायता, चलो भोजन में रायता बन गया, आज तो दही का रायता है, अच्छा लगेगा, तो टेस्टी कर, रुचिकर बना देता है, एक तरीके से आपको अच्छा लगेगा स्वाद में, तो रुचिकर, रुचि उत्पन्न करता है भोजन में। अब देखो शीतजन्य विषम ज्वर, ठीक है, इंटरमीडिएट, मतलब एक तरीके से जो आंत्र का ज्वर है, जो शीतता के साथ, जाड़े के साथ आता है, सर्दी लगती है, उस बुखार को दूर करता है। पीनस, मूत्र क्रच में, पीनस यानी जुकाम, मूत्र क्रच यानी जो मूत्र अवरोध होता है, ठीक है, उसमें उत्तम, इन रोगों में ये उत्तम तरीके, मतलब अच्छी तरीके से काम करता है। गृहिणी रोग में रुक्ष दधि उत्तम होता है। जो गृहिणी आईबीडी रोग है, जो मतलब जो ड्यूडेनम का रोग है, ठीक है, उसमें रुक्ष दधि उत्तम होता है। रुक्ष दधि का मीनिंग क्या है? ठीक है, एक तरीके से लवण मिलाया हुआ, नमक मिलाया हुआ, एक तरीके से वो होता है ना, संस्कारित किया हुआ, वो उत्तम होता है, मतलब अच्छा होता है एक तरीके से। दही का निषेध, दही का निषेध 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि दही का निषेध मतलब दही कब नहीं खाना चाहिए, तो दही को रात में नहीं खाना चाहिए, गर्म करके नहीं खाना चाहिए, बसंत और ग्रीष्म शरद ऋतु में नहीं खाना चाहिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए ये भी तो पूछो आप, कि भाई दही को रात में क्यों नहीं खा सकते? कि दही को रात में खाएंगे तो कफ बढ़ाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लिखा है गुरु है। अब गुरु क्या करता है? कफ को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, और रात में भी क्या बढ़ता है? सोते हैं रात में अपन, आराम करते हैं, तो कफ बढ़ेगा, तो मतलब डबल हो जाएगी एक तरीके से, बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाएगी शरीर में, गुरुता आ जाएगी, भारीपन आ जाएगा, अभिसंधि कर देगा, तो रात को नहीं खाना चाहिए। गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले से ही तो उष्ण है ये, और ज़्यादा उष्ण नहीं कर सकते। वसंत, ग्रीष्म, शरद, इनमें क्या होती है? वसंत, वसंत में क्या होता है? कफ को बढ़ाने वाला, यहाँ पे कफ बढ़ा हुआ होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ? कफ क्यों कफ, यहाँ तो कफ को कम करा, यहाँ पे लिख दिया कफ, पित्त, रक्त तथा अग्नि को बढ़ाने वाला। एक मिनट रुको, मुझे बुक खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये गलत लिख दिया शायद मैंने, या फिर बुक में ही गलत है। बस एक मिनट रुकना ना, क्योंकि लिखने में गड़बड़ हो सकती है।
दही के गुण विशिष्टम जल और अग्नि। शुक्र बल कफ पित्त रक्त अग्नि को बढ़ाता है और शोक को उत्पन्न करता है। वह भोजन में रुचिकारक है। सर आपने सही कहा है सर। वो तो ठीक है, वसंत के ऋतु में तो वायुसेवन अगर होगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा ना उस समय पे, इसलिए शायद मना किया जाता है। हाँ सही है, बुक में भी कप ही है, कप ही लिख रखा है, यहाँ भी कप लिख रखा है कि वह कप को कम करता है। मैं जो डाउट था वो दूर कर लिया। और ये यहाँ पे लिखा था, इसमें लिखा हुआ है कि दही को रात में गर्म करके बसंत में क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बसंत में प्रकोप काल होता है कप का। क्योंकि पहले से ही एक तो होता है संचय काल, एक होता है प्रकोप काल, एक होता है समन काल। जब प्रकोप काल में क्या होता है, स्रोतस पहले से अभिसंधि होते हैं, ठीक है, अवरोध रहते हैं उस कप की वजह से। और दही क्या करता है, उसको और ज़्यादा अभिसंधि बना देता है, और ज़्यादा गुरु बना देता है, और ज़्यादा भारी बना देता है। इसलिए बसंत ऋतु में, ग्रीष्म में तो गर्मी होती है और दही उष्ण होता है, इसलिए ग्रीष्म में नहीं खाना चाहिए। शरद में क्या होता है, सितंबर का महीना, मतलब एक तरीके से सर्दी से पहले जो गर्मी पड़ती है ना, तीखी वाली गर्मी, उमस वाली गर्मी, उसमें आपको दही नहीं खाना चाहिए। तो ये एक बात ध्यान रखना कि दही कब नहीं खाना है, रात को नहीं खाना है। बहुत से व्यक्ति रात को बहुत दही में खाते हैं, डेली खाते हैं। कई महीने में एक दो बार खा लिया तो वो बात अलग है, लेकिन डेली नहीं खाना चाहिए, गर्म करके, ठीक है। बसंत और ग्रीष्म और शरद ऋतु में दही का निषेध है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बीच में। प्रतिदिन दही नहीं खाएं। अगर आप अन्य ऋतु भी जो नॉर्मल ऋतु हैं उनमें दही खाना है तो उसमें प्रतिदिन नहीं खाएं। प्रतिदिन दही नहीं खाएं। जो ठीक से जमा न हो उसे न खाएं। बहुत सा होता है ना कि भाई आज दही जमा नहीं, मतलब ऐसा ही होता है, नॉर्मल पानी सा रह जाता है, दूध आधा दूध सा आधा दही सा, उसको भी नहीं खाएं। इस प्रकार के दही के सेवन करने पर ज्वर मतलब बुखार आ जाता है, रक्त पित्त यानी ब्लीडिंग होने लग जाती है बॉडी से, विसर्प मतलब एक तरीके से त्वचा संबंधी डिसऑर्डर, ठीक है, हर्पीस टाइप का, कुष्ठ, कुष्ठ में आते हैं जितने भी स्किन डिजीज होते हैं जो कुष्ठ में आ जाते हैं मॉडर्न में। अब देखो मॉडर्न में कुष्ठ यानी होता है लेप्रोसी, और यहाँ पे कुष्ठ यानी जितने भी रोग होते हैं ना स्किन से संबंधित जितने भी, वो कुष्ठ में आ जाते हैं। विसर्प यानी होता है हर्पीस, एक तरीके से दाने दाने से आ जाते हैं शरीर पे। पांडु एनीमिया हो जाता है और भ्रम रोग उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है कि दही खाओ ना, तो कभी आप घर में दही खाते हो, होता नहीं कि भाई आज दही नहीं जमा सही ढंग से, तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से जमा हुआ दही आपको खाना चाहिए। तो ये नॉर्मल बातें हैं, आपके जीवन में काम आने वाली हैं। भाई कौन सा दही खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन सी ऋतु में खाना चाहिए, ये सब बातें बताइए। क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रथम प्रयास है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातृ से विकार प्रशनम, तो ये स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो वो इम्पोर्टेंट है। वो अष्टांग के सूत्र स्थान में मोस्टली इजीली कवर हो जाता है, जो पहला उद्देश्य है वो। क्योंकि सभी सूत्र स्थानों में चरक का, वाग्भट का और सुश्रुत का, इन तीनों में से वाग्भट का सूत्र स्थान सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। चिकित्सा में किसका श्रेष्ठ है, चरक संहिता का। तो जो सूत्र स्थान ही पढ़ रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं, इस पर कोई संशय नहीं है। अब देखो तक्र, मट्ठा, अब ये क्या होता है, मतलब छाछ छच्ची का एक तरीके से जो पानी मिला के करते हैं ना दही को, वो वाली बात है। दही को मथकर दही को मथकर तक्र बनाई जाती है। यह 5 प्रकार की होती है। अब दही को मथ लेते हैं। एक तो शुद्ध दही था जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं किया था अपन ने, बिल्कुल दही था शुद्ध। यहाँ पे है तक्र, दही को मथकर तक्र बनाई जाती है। यह 5 प्रकार की होती है। पहली है घोल, बिना पानी डाले मलाई सहित, मतलब इसने जो घी बिना घी काढ़े मत दिया जाता है। जैसे दही जमा, उसको अपन ने फेंट दिया, कुछ ना पानी मिलाया ना उसमें कुछ काढ़ा, कुछ भी नहीं किया उसको, बस उसे आती है ना, आती है मतलब जो मशीन लगाते हैं, या फिर उसको बोलते हैं रई बिलौना, गाँव में बोलते हैं रई, है ना, जो छोटी वाली रई है, उससे मतलब मत दिया, हाथ से मिक्स दिया, मिक्सी में घुमा दिया एक तरीके से, वो हो गया घोल। आपने घोड़ा पीते हैं ना, गाँव के बच्चे अच्छी तरीके से समझते, इसको बोलते हैं घोल, ठीक है। फिर होता है मथित, मलाई निकाल ली, मतलब उसकी जो ऊपर की जो घी था उसका निकाल लिया, वो जम जाती है, मलाई सी जम जाती है घी दही के ऊपर, है ना, उसको निकाल ली। तो मलाई निकाल कर मत दिया जाए तो मथित है। पानी नहीं मिलाया अभी तक, इसमें से ओनली मलाई निकाल ली, वो होता है मथित, नाम है ये, है ना। फिर तीसरा है तक्र या मट्ठा। दही में 1/4, मतलब 1 किलो दही है, उसमें 250 ग्राम पानी मिला दिया, तो क्या होता है, दही में 1/4 भाग पानी मिलाकर मथा जाए तो तक्र होता है। फिर होता है उद्स्वीत, दही में आधा जल मिलाकर मथा जाए, जैसे कि 1 किलो दही है उसमें आधा किलो पानी मिला दिया फिर मथ लिया उसको, तो होता है उद्स्वीत। फिर होता है छच्ची का, दही में पर्याप्त मात्रा में पानी
दही में पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर मथ कर इसने देखो यहाँ पे लिखा है दही में पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर मथ कर इसने निकाल दिया जाए तो छच्छिका कहलाती है। अपन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन ने उसमें पानी डाल दिया, जैसे कि 1 किलो दही में अपन ने 800-900 ग्राम पानी डाल दिया, फिर उसको मथा आपने, फिर घी निकल गया उसमें से, घी को अपन ने साइड में कर लिया, अलग कर लिया, और जो फिर बचता है ना वो लिक्विड, वो उसको बोलते हैं छच्छिका या छाछ। जो आजकल आती है ना पन्नियों में पैक आती है, 10 रुपये की एक पॉलीथीन आती है, 12 रुपये की, 15 रुपये की, तो ये छाछ होती है, ठीक है। और जो अपने घर में मोस्टली अपन जो खाते हैं घर वाले, जो गांव के बच्चे तो अच्छे से खाते हैं, हम तो ये भी खा लेते हैं, घोल भी बिना घी काटे एकदम मथ के खा लेते हैं, तो गांव वाले बच्चों के मज़े होते हैं ज़्यादातर मोस्टली। शहर वाले बच्चे क्या भैंस या गाय नहीं रख पाते, तो किन किन के घर में भैंस गाय है वो अच्छी तरीके से जानते हो, घोल, मथी, तक्कर, मट्ठा, उच्छिज और छच्छिका, इनमें से आप समझ लो कि कौन सा सेवन करते हो। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद हो जाए तो कर लेना, ये तो मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। ये इतना घोल क्या है, मथी क्या है, तक्कर क्या है, ये क्योंकि काम तो नहीं आता लेकिन एक समझने के लिए मैंने लिख दिया। तक्कर के गुण ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने सिलेबस में, ठीक है। यह लघु, देखो दही था गुरु, ये लघु होता है, ठीक है। वो था अम्ल, ये खसाय होता है, ठीक है। कसाय और अम्ल में तो कसाय इसका प्रधान रस है, अम्ल इसका माइनर 7वें वाला गुण है। अग्नि दीपक, अग्नि को बढ़ाने वाला है। कफ वात नाशक, कफ का और वात का दोनों का नाश करते हैं। दीपक गृहिणी आर्स, उदर रोग, गुल में घृत व्यापत, विष पांडु रोग में हित करे। ये सभी दीपक यानी अग्नि को दीप्त करता है, गृहिणी आईबीडी रोग में, आर्स यानी पाइल्स, उदर रोग यानी पेट से संबंधित, गुल में यानी गांठ किसकी, गैस की गांठ, घृत व्यापत, घी से कोई उत्पन्न मान लो कोई किसी व्यक्ति ने ज़्यादा घी खा लिया तो कोई रोग हो गया, ज़्यादा घी खाने से रोग हो जाते हैं ना, तो घृत व्यापत, घी से संबंधित कोई भी, मान लो घी बहुत सारे, अब बहुत से व्यक्ति को होता है घी नहीं पचता, ठीक है, किसी के मतलब अतिसार हो गया घी खाने की वजह से, तो जितने भी घी की वजह से कोई रोग उत्पन्न हो गया उसमें आप हम छाछ उसको पिलाए। विष, किसी व्यक्ति ने अगर जहर पी लिया तो तक्कर पिलाओ उसको। पांडु रोग में हितकर है, तो इन सब, पांडु मतलब एनिया में, इन सब में तक्कर काम वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट है तक्कर के गुण। हाँ, तक्कर कर्ड प्लस वाटर, मतलब ये अलग अलग तरीके से है तक्कर का। इसने अभी कभी कमेंट किया है कि तक्कर जो तक्कर यानी कर्ड प्लस वाटर, जो दही है उसमें पानी मिलाओ, तो नाम दे दिया यहाँ पे, कितना पानी मिलाओगे उसके अनुसार इनके नाम है। भाई इतना पानी मिलाओगे मतलब 1/4 भाग मिलाओगे तो तक्कर मट्ठा बोलोगे, दही में आधा जल मिलाओगे तो उस्वीत बोलोगे, दही में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाओगे तो छच्छिका बोलोगे, ठीक है। ये पानी की मात्रा के अनुसार नाम है। अब आता है मुस्तु के गुण, मतलब मस्तु के गुण, ठीक है। जो दही का पानी बोलते हैं उसको, एक तो दही जम जाता है, तो अपन ने दही काटते समय उसका जो पानी नीचे रह जाता है ना, थोड़ा सा पानी निकल जाता है उसका अलग से, तो होता है मस्तु। ये मुस्तु लिख दिया, मैं इसको काट दूंगा, सही कर दूंगा, मस्तु के गुण है ये दही का पानी। तो अनुलोमक होता है लैक्सेटिव। सर पांडु रोग किसे कहते हैं सर? क्या पांडु रोग किसे कहते हैं? पांडु रोग होता है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया समझते हो, खून की कमी एक तरीके से, ब्लड की, वो एक तरीके से एनीमिया में। अब देखो मॉडर्न में एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन की किसकी कमी से, कोई ठीक है B1 की कमी से, ऐसे अलग अलग हैं। तो यहाँ पे एक रोग है ओनली पांडु। अब इसमें एनीमिया, सारे एनीमिया सम्मिलित हो गए। मस्तु के गुण, दही का पानी बोलते हैं इसको। अनुलोमक लैक्सेटिव होता है एक तरीके से, मतलब देखो ये होता है लैक्सेटिव, और दही क्या था, ग्राही, मतलब दही का पानी अपोजिट काम कर रहा है दही के। कितनी बड़ी बात है ये, किसी व्यक्ति को दही खाया उसको ग्राही हो गया, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो फ्रेश नहीं हो पा रहा, उसको दही का पानी पिला दो, तो वो लैक्सेटिव है। अनुलोमक है, जो रुका हुआ था वो बाहर निकल जाएगा। स्रोत शोधक है, वो क्या करता था, अभिसंधि था दही, कि भाई अवरोध उत्पन्न करेगा, अभिसंधि गुरु कप को बढ़ाए, मतलब एक तरीके से अब स्रोतों को अवरोध करेगा। ये क्या करेगा, स्रोत शोधक, मतलब स्रोतों को साफ करेगा एक तरीके से। विष्टम्भ नाशक, जो भी मतलब एक तरीके से अवरोध हो रहा था किसी भी चीज़ में, मूत्र में या मल में, तो उनको दूर करता है। और ये लघु होता है, जल्दी पचने वाला होता है। तो ये छोटा सा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मैं इसको सही कर दूंगा। मस्तु है ये, मुस्तु नहीं है, ये मस्तु है, ठीक है। मैं कॉपी में सही कर दूंगा इसको, जो फाइनल PDF आएगी ना आपके पास उसमें ये मेंशन होगा। अब देखो नवनीत मतलब बटर, मक्खन। एक तो होता है घी और एक होता है बटर। तो कृष्ण कन्हैया जो खाते थे ना वो बटर खाते थे, मक्खन खाते थे, ठीक है। जो अपन ताज़ा घी निकालते हैं अपन दही को मथ के, वो होता है मक्खन,
ठीक है। तो ये क्या होता है, शीतल होता है, अग्निवर्धक होता है, वृष्य होता है, ग्राही होता है। अब इन वर्डों के नाम समझ लो। शीतल यानी ठंडा होता है, अग्निवर्धक अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, वृष्य वृष्य यानी जो अपनी शुक्राणु अंडाणु जो भी है ना, मतलब रिप्रोडक्टिव पावर उसको बढ़ाने वाला, जो उनके गुणसूत्र की कोशिकाएं होती हैं एक तरीके से मॉडर्न में समझो तो उनके जो भी पोषक हैं उस तरीके से उसको बढ़ाने वाला। ग्राही ग्राही यानी वही इस लैक्जेटिव का जो अनुलोमक का उसका विपरीत कार्य करता है, ठीक है। मक्खन, वात पित्त रक्त नाशक, वात को पित्त को रक्त इनका नाश करता है। अर्श अर्दित काश में लाभकारी है। अर्श में, अर्श क्या होता है, पाइल्स होता है, ये बात ध्यान रखना। अर्श यानी पाइल्स होता है, अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस होता है, काश यानी कफ मतलब जो खांसी आती है ना उसमें ये लाभकारी है। इन तीनों में ये लाभकारी है। नवनीत मक्खन, ठीक है। ध्यान रखना घी अलग है और ये मक्खन अलग है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो बच्चों। यस सर। ओके। यस सर। यह दो प्रकार का होता है, दूध से निकला गया क्षीरोद्भव। अगर दूध से निकाल रहे हो इसको, डायरेक्ट दूध से निकाल रहे हो, मतलब दही नहीं जमाया, डायरेक्ट दूध से निकालते हैं ना, मलाई निकाल लेते हैं उसकी, ठीक है। मलाई निकाल के वो मक्खन का निकालते हैं, वो होता है क्षीरोद्भव नवनीत, ठीक है। तो दूसरा दही से मत कर निकाला गया दूध, दूध दूध नवनीत श्रेष्ठ होता है। जो दही से निकालते हैं ना उसको बोलते हैं दुध्यु दुव। हाँ सुब्रा बोलो अब। सर ये अग्निवर्धक है, हाँ तो ये पित्तनाशक कैसे होगा? देखो सिर्फ यही। पित्त बढ़ जाएगा। ओके ओके ओके, आपने ये बात सुनी है, श्रेष्ठ पित्त नाशक क्या है? आपने जब से पहले चैप्टर, आप तो पहले चैप्टर में नहीं थे, आप लेट आई थी। श्रेष्ठ पित्त नाशक क्या है? घी। तो घी का पहला रूप ही तो है। घी एक ऐसा है, घृत एक ऐसी चीज है जो अग्नि को बढ़ाती है, ठीक है। यह पित्त रक्त नाशक और पित्त का नाश करती है। ये मतलब एक तरीके से आप इसको ऐसे समझो, अपन अब समझने के लिए बोलते हैं कि भाई अग्नि बढ़ रही है तो मतलब पित्त बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये पित्तज व्याधियों को दूर करता है, ना कि ये अग्नि को इफेक्ट कर रहा है। आप पित्त को ओनली अग्नि से कोरिलेट मत करो। अपन समझने के लिए ओनली पित्त को अग्नि से कोरिलेट कर लेते हैं, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन पित्त एक तरीके से पूरा दोष है, वात पित्त कफ, उसमें बहुत सारी व्याधियां समाहित होती है। जब पित्त से जैसे कि ब्लीडिंग होने लग गई, पित्त बढ़ गया तो ब्लीडिंग होने लग गई, आपके मेनिस्ट्रुअल डिसऑर्डर होने लग गए, जैसे पित्त बढ़ गया तो आपके जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल है वो ज़्यादा आने लगा, ठीक है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी। तो उनमें काम करता है ये मक्खन, क्योंकि क्या है, शीतल है ये, ठीक है, पित्त के अपोजिट काम कर रहा है ये। ओके सर। और ये अग्नि को क्यों बढ़ा रहा है? अब आप बोलोगे भाई शीतल है तो ये अग्नि को क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि अग्नि, आप जब कभी देखा आपने दीपक जलाते हैं अपन, तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा घी डाल दोगे वो दीपक बुझ जाएगा। लेकिन दीपक में घी एक अच्छे नियमित मात्रा में डालते रहो, कभी बुझेगी नहीं अग्नि। आपने देखा इस चीज़ को? वो जलती रहेगी, लो उसकी जलती रहेगी, क्योंकि वो अग्नि दीपक है, इसका प्राकृतिक गुण है, एक तरीके से प्राकृतिक गुण है, ठीक है, नेचुरल पावर है घी में। तभी तो ऐसे तो हर कोई समझ लेना कि भाई ये ऐसा है, इसको ऐसा है, आप ऐसा कर लो, फर्स्ट ईयर में ही आप डॉक्टर बन जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। जो मेडिसिन डॉक्टर होता है ना, जो एमडी करता है, वो 3 से 4 एंटीबायोटिक एक साथ दे देता है। क्यों? उसको पता होता है इसके अगर ठीक नहीं होगा तो ये करेगा, अगर इसकी कोई रिएक्शन उत्पन्न होगी, कोई मतलब हानिकारक प्रभाव इफेक्ट होगा, तो दूसरी एंटीबायोटिक उसको ठीक कर देगी। तो एक कॉम्बो बना के देता है। तभी तो एक मेडिसिन डॉक्टर एक सामान्य डॉक्टर में बहुत अंतर होता है। वैसे ही घी को समझने, जैसे नवनीत की बात कर रहे हैं अभी तो लेकिन घी भी अग्निवर्धक है, ठीक है। अब आप बोलोगे घी तो स्निग्ध है, कब को बढ़ाना चाहिए, कब बढ़ेगा तो अग्नि बंद हो जानी चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे अग्निवर्धक है। तो घी एक ऐसी चीज़ है, मतलब हर तरीके से श्रेष्ठ है। आप इसको मोस्टली रोगों को दूर करने में यूज ले सकते हो। तो ये इसका नेचुरल गुण है, अग्निवर्धक है। यह 2 प्रकार का होता है, दूध से निकाला गया क्षीरोद्भव नवनीत तथा दही से मक्खन निकाला गया दूधयोद्भव नवनीत श्रेष्ठ होता है। क्षीर यानी होता है दूध, ठीक है, और ये दही से निकालते होते हैं दूधयोद्भव। नाम है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूर नहीं है। बस ये याद रख लेना, शीतल अग्निवर्धक वृश्य ग्राही वात पित्त रक्तनाशक अर्श अर्दित काश में लाभकारी है, ठीक है। बस ये इसमें इतना याद रखना है। अब बात करते हैं, अब इसको मान लो गर्म कर लिया आपने, इसकी सफाई कर ली और अपन ने घी निकाल लिया। अपन बोलते हैं ना कि भाई घी त्यौहार है, अपन गांव में बोलते हैं घी को साफ कर रहे हैं एक तरीके से, तो घृत हो गया। अब देखो स्मृति मेधा बल आयु अग्निवर्धक।
अपन ने जब पहला चैप्टर पढ़े थे तो श्रेष्ठ पित्त की सबसे श्रेष्ठ समन औषध क्या है? घी तो है, ठीक है, घृत। घृत है ना। और यहाँ देखो अग्नि को बढ़ा रहा है, लेकिन पित्त नाशक है, देखो वात पित्त नाशक है, मतलब पित्त के जो रोग है ना उनको दूर कर रहा है, लेकिन अग्नि को बढ़ा रहा है। अगर नियत मात्रा में एक मतलब मामूली एक एक चम्मच खाना खाओगे तो अग्नि को दीप्ति करेगा। अग्नि को पोषण मिलता है घी से, ये इसकी नेचुरल पावर है, ठीक है। तो इस पे आप संशय मत करना, क्योंकि आप तो ऐसे बोलोगे जैसे कि यहाँ पे लिख दिया पित्तनाशक, और आपने किया था वहाँ पे भाई जो पित्त है उसकी सबसे श्रेष्ठ समन औषध क्या है? घृत है। तो पित्त नाश कर तो अग्नि का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि पित्त का नाश हो रहा है तो अग्नि का भी नाश हो जाएगा। नहीं, अपन इसको बस एक अग्नि तो एक छोटा सा हिस्सा है पित्त का, एक छोटा सा हिस्सा है पित्त का, क्योंकि पित्त से अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्वलित होती है। लेकिन यहाँ पे पित्त का नाश नहीं कर रहा है, ये पित्त से जो विकार उत्पन्न हो रहे थे, पित्त के जो रोग उत्पन्न हो रहे थे उनको नाश कर रहा है, ठीक है। तो पित्त का नाशक मतलब ये मत समझना कि पित्त दोष को खत्म कर रहा है, नहीं, पित्त से उत्पन्न रोगों को खत्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी शीतलता की वजह से। ये बात ध्यान रखना, कभी ऐसे आए ना कि वात का नाश कर रहा है तो वात को थोड़ी कम कर रहा है, ये वात दोष को थोड़ी हटा रहा है, ये वात से जो रोग उत्पन्न हो रहा है ना उनको खत्म कर रहा है। ये बात कॉन्सेप्ट में थोड़ा माइंड में रखो तो अच्छा लगेगा ना। क्योंकि अब मैं अब ऐसे लिखूँ कि पित्त से उत्पन्न होने वाले रोगों को नाश करता है तो कितनी बड़ी लाइन हो गई। तो ये होता है डायरेक्ट वात पित्त नाशक, कि भाई वात और पित्त से जो रोग उत्पन्न होते हैं ना उनका नाश करता है। उन्माद, उन्माद यानी पागलपन है ना। शोष मतलब एक तरीके से बॉडी का सूख जाना। ज्वर नाशक, ज्वर यानी बुखार, इनका नाश, इनको दूर करता है। वात पित्त नाशक, उन्माद, शोष, ज्वर इनको दूर करता है। शुक्र, आंखों, बालक या वृद्ध इनके लिए घृत उत्तम है। शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, अगर घी का सेवन करोगे तो शुक्र की वृद्धि होगी, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से होगा। आँखों के लिए अच्छा है। अपन आँखों में तर्पण करते हैं तो घी तो डालते हैं उसमें, जैसे मैंने आँखों को तर्पण कराया था फर्स्ट ईयर में तो घी से ही तो करवाया था, ठीक है, क्योंकि इसमें आँखों की रोशनी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आँखों में कौन सा पित्त रहता है? आलोचक पित्त। और जो आलोचक पित्त में कोई मान लो विकृति उत्पन्न हो गई तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, तो ये क्या करता है? पित्तनाशक, मतलब जो आलोचक पित्त की विकृति थी उसको दूर करता है और पित्त को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। पित्त को तो पोषण प्रदान कर रहा है, मतलब एक तरीके से आलोचक पित्त को पोषण प्रदान करता है और उसकी विकृति दूर करता है। कहने का मतलब है कि जो पित्त की विकृति थी उसको दूर कर रहा है। आप इसको ऐसे समझो, पित्त को कम नहीं कर रहा, ठीक है, ये उसकी विकृति को दूर कर रहा है। शुक्र आंखों, बालक के लिए भी अच्छा है और वृद्ध के लिए भी अच्छा है। बालक के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि बालक को पोषण प्राप्त होता है, अच्छे शुरुआत में स्निग्धता मिलती है। और वृद्ध के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें वृद्ध में क्या होता है? वात बढ़ी हुई होती है, तो वात के विपरीत काम करेगा कि, तो इनके लिए घृत उत्तम है। सभी स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ है, संस्कार करने पर हजारों कर्म कर सकता है। जो जितने भी स्नेह हैं, कौन कौन से स्नेह हैं? घी, तेल, वसा, मज्जा, 4 स्नेह मुक्त है। तो स्नेहन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 16 में अपन स्टडी करेंगे। 4 स्नेह होते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। घी, तेल, वसा, मज्जा, उन सब में घी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि संस्कार करने पर हजारों कर्म कर सकता है। अब संस्कार क्या होता है? संस्कार यानी होता है जैसे कि संस्कार करने पर क्या होता है कि, एक मिनट रुको ना, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो संस्कार में नियम क्या होता है कि भाई जैसे कि अपन ने यहाँ पे पित्तनाशक है, वातनाशक है। अब मान लो कोई पेशेंट आपके पास आ गया कफ वाला, आपको कफ को नाश, मतलब कफ से संबंधित डिजीज़ है, अब कफ को नाश कराना है, घी से ही करवाना है, क्योंकि आपके पास मेडिसिन एक ही है घी। अब क्या करोगे? उसमें ऐसी औषधियाँ मिला दो, ऐसी औषधियों के साथ उसको गर्म करो, ऐसी औषधियों के साथ उसको मिलाओ, वो जो उसके गुण, जो मतलब कफ वाले को, कफ को दूर करती थी ना, वो उससे घी में आ जाएंगी। तो सिंपल सी बात समझे कि ये घी को आप कैसे भी संस्कार कितने ही गुणों वाला बना सकते हो, वात का, पित्त का, कफ का, ठीक है, किसी भी व्याधि में, किसी भी बीमारी में आप इसको यूज ले सकते हो। अब उसकी मेडिसिन उसमें मिला तो घी में, क्योंकि वो घी क्या करता है? उसको अवशोषित कर लेता है, उसके गुणों को आधान कर लेता है, अपने में ग्रहण कर लेता है। तो दोनों तरीके से कार्य करता है, अपने गुणों को नहीं त्यागता, अपने गुण तो रहते ही हैं उस घी के अंदर, साथ में उस औषधि के, उस मेडिसिन प्लांट के भी गुण साथ में ग्रहण कर लेता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? संस्कार का मतलब होता है कि जो अच्छे अच्छे गुण है ना औषधियों के, वो अपने अंदर ग्रहण करना, मतलब नए गुण, मतलब जो कैपेसिटी घी में नहीं थी, मान लो कि कफ को दूर, कफ के नाश करने वाली कैपेसिटी नहीं है, तो कफ को
नाश करने वाली कैपेसिटी उत्पन्न कर दी। ठीक है, तो घी को अपन त्रिदोष सामक बना देते हैं कि घी त्रिदोषक सामक होता है। क्यों? संस्कार कर लेते हैं, उसमें ऐसी औषधियाँ, उसमें ऐसी मेडिसिन मिला लेते हैं जिससे कि वो तीनों दोषों का नाश करता है, वात पित्त कफ। तो घी एक सबसे अच्छा बेस्ट संस्कार वाला, क्योंकि ये सबसे जल्दी और आसानी से संस्कारित हो जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, अभी हमने सेकंड ईयर में एक घी था, गाय का घी, उसमें अपन ने बहुत सारी औषधियाँ, अलग अलग तरीके की औषधियाँ मिला के तीनों दोषों के लिए अलग अलग घी बनाया था कि वात को नाश करने वाली, पित्त का नाश करने वाली, कफ का नाश करने वाली। घी को गर्म किया, उनमें वो औषधियाँ अपन डालते हैं, छोकन लगाते हैं, वैसे डाल दी, उनको उबाला घी को अच्छी तरीके से, फिर छान लिया, तैयार हो गया घी, मेडिकेटेड हो गया। तो वैसे संस्कार किया उसका, संस्कार मतलब नए गुणों का आधान किया, उसमें नए गुण और ऐड किए गए अपनी तरफ से। तो हजारों कर्म, मतलब जैसा कर्म आप करवाना चाहते हो वैसा कर्म करवा सकते हो। अब देखो पुराण ग्रंथ किसको बोलते हैं, दो नंबर में आ सकता है। 10 साल से पुराना ग्रंथ, अगर कोई घी है 10 साल से रखा हुआ है, आपके कमरे में रखा हुआ, आपने घी निकाला गाय का और रख दिया डब्बे में, एक साफ से डब्बे में, कांच के डिब्बे में या फिर कोई से भी डिब्बे में, 10 साल के लिए रखा रहा, तो उसको बोलते हैं पुराण ग्रंथ। पुराना हो गया ना, इसलिए पुराण ग्रंथ। ये क्या क्या काम करता है? अपस्मार, मूर्छा, सिर रोग, कर्ण रोग, योनि रोग में लाभकारी है। देखो अपस्मार मतलब पागलपन, ठीक है। उन्माद क्या होता है? पागलपन होता है। और अपस्मार क्या होता है? एपिलेप्सी, जो मृगी के दौरे पड़ते हैं ना व्यक्ति को, वो होता है अपस्मार। और देखो यहाँ पे आया था उन्माद, तो ये होता है उन्माद यानी पागलपन। और एपिलेप्सी 10 साल पुराने की काम आता है। मूर्छा, ठीक है, मूर्छा किसी व्यक्ति को बेहोशी आ रही है बार बार, तो उसमें सिरोरोग, सिर से संबंधित, जैसे किसी व्यक्ति को हेडक है, किसी को माइग्रेन है, किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सिर में बहुत सारी व्याधि हो जाती है ना, उसमें कर्ण रोग में, कर्ण रोग कान से संबंधित कोई डिजीज है उसमें, योनि रोग वेजाइना से संबंधित कोई भी डिजीज है उसमें, और लाभकारी है। मतलब कहने का मतलब है 1 से 10 साल तक का टाइम में होता है पुराण ग्रंथ। और प्र पुराण ग्रंथ 10 साल से अधिक पुराण ग्रंथ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 से 10 साल के मध्य की जो घी होता है ना, वो होता है पुराण ग्रंथ, और 10 साल से अधिक पुराण ग्रंथ होता है वो है प्र पुराण ग्रंथ। जैसे कि कोई घी 1 साल से ज़्यादा और 10 साल से पहले था, वो होता है पुराण ग्रंथ। और प्र पुराण ग्रंथ का मतलब होता है कि 10 साल से ज़्यादा का टाइम, बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 10 साल तो रखा होगा, उसके बाद का जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं प्र पुराण ग्रंथ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो? मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 से 10 साल तक पुराना ग्रंथ, यहाँ पे तक लिख दूंगा से की जगह, ठीक है। 1 से 10 साल तक पुराना ग्रंथ अपस्मार, मूर्छा, सिरोग, कर्ण, योनि रोग में लाभकारी है। और प्र-पुराण यानी 10 साल से अधिक पुराना ग्रंथ। ये नाम याद रखने के 2 टर्म्स हैं, पुराण ग्रंथ और प्र-पुराण ग्रंथ। कभी कभी आपके वाइवा जो सर पूछते हैं ना, अष्टांग हृदय का वाइवा होता है, बहुत से स्टेटों में नहीं होता है, लेकिन जल्दी आपके स्टेट में लागू हो जाएगा, राजस्थान में होता है। अब यहाँ पे देखो नीचे मैंने कुछ लिख रखे हैं वर्ड, सर, मंदक, होता है सर हमारे यहाँ का। क्या बोल रहे हो? हमारे यहाँ पे होता है सर हाँ, अष्टांग का वाइवा। तो मैं जब हो जाएगा पूरी इंडिया में धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो CCSE। सर, मंदक, मस्तु, कुर्चिका, किलाट, पीयूष, ये कुछ लिख रखे हैं मैंने वर्ड, ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा मैंने बता दूं कि मैं इससे संबंधित बातें कर रहे हैं। सर यानी होता है, सर यानी दही के ऊपर का जो मलाई होती है ना, दही के ऊपर जो मलाई सी जमी होती है उसको बोलते हैं सर, मलाई को बोलते हैं। मंदक क्या होता है? जो दही ठीक से जमा न हो ना, उसको बोलते हैं मंदक। मस्तु क्या होता है? अच्छी तरह से जमे हुए दही का द्रव्य भाग यानी एक तरीके से जो जल भाग होता है, लिक्विड होता है वो। कुर्चिका, फटा हुआ दूध। अब दूध फट गया तो उसमें लिक्विड भी रहता है, और जो मतलब पिंड से बन जाता है ना, एक तरीके से छेना सा बन जाता है वो, तक्र पिंड प्लस द्रव भाग। किलाट क्या बोलते हैं? पनीर को बोलते हैं। और पीयूष क्या बोलते हैं? प्रसव के बाद जो पहला दूध होता है माता से निकलता है, बोलते हैं ना कोलेस्ट्रम क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रोम, वो होता है पीयूष। प्रसव के बाद जो पहला दूध उत्पन्न होता है, गाढ़ा होता है, पीला सा होता है, वो होता है पीयूष, ठीक है। जो द्रव्य भाग होता है अलग हो जाता है, इसको अलग निकाल लें तो उसको बोलते हैं मोरण या मोरट। ये कुछ मतलब नाम है, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम में तो कभी आएंगे नहीं कि भाई ऐसे कभी नहीं पूछेंगे सर क्या है, मंदक क्या है, मस्तु क्या है, कुर्चिका क्या, किलाट क्या, पीयूष क्या। ये सर यानी भाई दही के ऊपर की जो मलाई होती है वो सर है। मंदक क्या है? जो दही ठीक से जमा ना हो उसको मंदक बोलते हैं। मस्तु अच्छी तरह से जमा दही का द्रव्य भाग, मतलब जो लिक्विड पार्ट है वो। कुर्चिका फटा हुआ दूध होता है वो कुर्चिका कहलाता है, ठीक है। किलाट क्या होता है? पनीर, आयुर्वेद में पनीर को किलाट बोला है। और पीयूष क्या होता है? प्रसव के बाद पहला दूध, ठीक है। दूध और घी में गाय के श्रेष्ठ हैं, और दूध और घी में भेड़ के निष्कृष्ट हैं। सबसे अच्छे कौन है? गाय के हैं। और सबसे बेकार किसके हैं?
भेड़ के। तो आपको अगर सेवन करना है सबसे ज़्यादा तो गाय का कीजिए, और आपको कभी मौका मिले अवॉइड करने का, भाई मुझे दूध नहीं पीना, तो आप भेड़ वाले दूध को अवॉइड कर सकते हो, भाई इसको तो कभी ज़िंदगी में पीना ही नहीं है, सबसे बेकार है। तो ये दूध वाला वर्ग पूरा हुआ। मैं क्लास को डिसमिस कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन होना, ठीक है।